इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं देख रही हूँ जिस तरह ज़िंदगी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, मीडिया के थ्रू आपको इतनी खबरें मिल रही हैं। आप किसी से भी बात करते हैं, आपको लगता है लोग बहुत अवेयर हैं हर चीज़ के बारे में। आज के हमारे टॉपिक्स मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे पास एक मैसेज आया था कल शाम में, और जिसमें कोई एक कैंप के बारे में बताया था, और उस कैंप में जिन लोगों के नाम थे हर्बलिस्ट तक तो मुझे समझ आ जाता है, लेकिन अब कल को हमारी शेफ़ जो यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, शेफ़ फरजाना जो हैं, वो कोई कैंप करें और बोलें कि डॉक्टर फरजाना जो हैं आपकी ब्यूटी को ट्रीट करेंगी या आपके गंजपन को ट्रीट करेंगी, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और इसकी जिम्मेदारी चले हम भी कबूल करते हैं। हम एज अ मीडिया में बात कर रही हूँ कि मीडिया फ्रेटर्निटी में जितने लोग हैं वो अपने फोरम्स पे लोगों को बुलाते हैं, लेकिन कोई एक शख्स जो जिसके पास ख़ास तौर पे जो आपकी सेहत से खेल सकता है, जो आपकी ब्यूटी से खेल सकता है, जिसके पास डिग्री नहीं है, आप आंखें और दिमाग खोल के और बहुत सोच समझ के इस तरह के कैंप्स में जाइए। ये मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई तो मैंने आपको बताया। और लोग पता नहीं कर कैसे लेते हैं, मुझे तो ये समझ खुले, वो भी खुले आम इस हाँ, तरह मतलब मैं आप बहुत सारे लोग बहुत से लोगों को जानते हैं। अब हम इन्हें, मैं इनका हवाला इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे सामने ये मौजूद है कि ये मेरी शेफ़ मौजूद है। ये 1 साल तक बीइंग शेफ़ आपके सामने आती रहे, आपको टोटके बताने शुरू करें और उसके बाद अचानक एक दिन डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर बन जाए, तो इट्स नॉट डन, नॉट एट ऑल। और इसकी एक्सेप्टेंस आप लोगों की तरफ से अगर होगी तो ऐसे लोग आगे आते रहेंगे। मीडिया हाउसेस को भी देखना चाहिए और हमारे अपने लोगों को जो अपनी सेहत के हवाले से कंसर्न हैं, अपनी ब्यूटी के हवाले से कंसर्न हैं, जो किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट के पास ही। मेरे ख्याल से जो इंसान की फील्ड होती है, जिस फील्ड में होता है ना, उसी में ही उसको आगे आपको उसी में करना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि आप उसमें भी घुस गए, उसमें भी घुस गए और आपको कुछ पता नहीं और आप जो है वो ऑन एयर इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही कल वाला इक्तबास है। आज मैं इक्तबास रीड नहीं करी, उसकी एक वजह है क्योंकि फर्स्ट आवर की हमारी गेस्ट ऐसी हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनसे करें, तो उनसे थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन कल जो मैंने इक्तबास रीड किया था उसमें यही बात थी कि जो आप नहीं है वो आप बनने की कोशिश में लगे रहते हैं सारी ज़िंदगी, और कभी कभी बन भी जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वो चीज़ थोड़े अरसे के लिए होती है, वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती है। अच्छा जी, अब ये बताइए कि आज आप बना क्या रही हैं? आज मैं ज़ीरा चिकन बना रही हूँ। ओके, ज़ीरा चिकन की रेसिपी मुझे लगता है बड़ी छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, मसाले बहुत कम है। ठीक है, तो ये रेसिपी हम आपसे सुनते हैं, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा प्रोग्राम का फॉर्मेट बताती चलूँ। शुरुआत में जो मैंने कहा कि हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिनको आपने जिनकी पर्सनालिटी मुझे लगता है कि बहुत वर्सेटाइल है, बहुत उसमें डिफरेंट डिविएशंस हैं। आप जब उनसे बात करते हैं तो वो किसी एक ख़ास फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि वो अपने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को, अपने स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स को, अपनी स्ट्रॉन्ग सोच को और विजन को पोर्ट्रे करती हैं। वो कौन है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और आज हम ख़ास तौर एक ऐसा प्रोग्राम जो काफ़ी अरसे से चला जा रहा है, जिसके बारे में आपको, हमें भी कभी कभी गलती से मैसेजेस आ जाते हैं, उस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, उसमें डेवलपमेंट कितनी हुई है इसके बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल जो हमारे साथ शख्सियत हैं आज, उनका विजन क्या है औरतों को लेकर, औरतों की एम्पावरमेंट को लेकर, ये मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करूंगी। सेकेंड हाफ भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप भी ऐसी बहुत सारी अम्माओं की कंपनी में बैठते होंगे जो बेजा तारीफें किए जाती हैं अपने बच्चों की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, स्कूल्स में भी कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, लेकिन बेजा तारीफें जो होती हैं और जो पर्दे रखना होता है वो आपके बच्चों को खतरनाक होता है, वो बहुत। हाँ, कितना ख़राब कर सकता है या क्या उन पर असर डाल सकता है, ये हमारा सेकेंड आवर का टॉपिक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर जाने से पहले जो आपकी ज़ीरा चिकन है, ज़ीरा के बड़े फ़ायदे होते हैं वैसे। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ज़ीरा के, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है ज़ीरा जो होता है। और इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि एक टिप मैं बता दूं कि जो भी डिश आप बनाते हैं वो अगर आपको जिसका टेस्ट पहले चाहिए होता है, अगर आप वो लास्ट में डालते हैं तो उसका टेस्ट पहले आता है आपके मुंह में। ठीक, ओके। हाँ। अच्छा, जो चीज़ लास्ट में डालते हैं उसका टेस्ट पहले आता है? उसका टेस्ट पहले आता है। ओके, ठीक है। कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे, जो चीज़ भी आप लास्ट में ऐड करेंगे ना, जो जिसका फ्लेवर आपको पहले चाहिए अपने मुंह में, तो वो आप लास्ट में डालेंगे तो उसका फ्लेवर पहले आएगा। ठीक है, इसकी रेसिपी आप बताइए, मैं अपनी एक चीज़ लेकर आती हूँ, आप इसकी रेसिपी कंटिन्यू कीजिए, कैसे बनेगा बताइए। इसकी रेसिपी के लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस, अपनी एक चीज़ 1 kg मेरे पास है। बात सुनिए, और इसमें जाएगा सॉल्ट, जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर है, और ज़ीरा इसमें जाएगा तकरीबन
1.5 टीस्पून जाएगा भून के और इसको क्रश्ड कर लेंगे, वो मैं इसको बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। इसमें क्रीम जाएगी 1/2 कप और दही इसमें जाएगा 1/4 कप और ग्रीन चिली इसमें बिल्कुल बारीक चॉप जाएगी, लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप्ड इसमें जाएगा। बस ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, और आज इसको टेस्ट करने के लिए बड़ी ख़ास पर्सनैलिटी हैं। अच्छा, वो इसे टेस्ट करेंगी। हमने तो उनको मुख्तलिफ, एक पिक्चर भी मुझे अभी मेरे टीम मेंबर बता रहे थे कि उनकी है, जो उन्होंने खाना बनाया था, किन लोगों के साथ बनाया था वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जिनका हम तस्करा करते रहे हैं उनको आप टीवी स्क्रीन्स पे बहुत देखते रहे हैं, जिनकी जो उन चंद लोगों में से हैं जो बात करते हैं तो उनकी बात आपको समझ आती है, उनके अल्फाज बहुत वाज़े होते हैं। कुछ लोग बात करते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि इनका एंगल क्या है या इनका विजन क्या है, बस बोल रहे हैं, लेकिन इनका विजन आपको समझ में आता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारवी मेमन साहिबा, जो कि जिनका एग्जैक्ट मैं आपको डेजिग्नेशन भी बताती हूँ। शी इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी लग रही हैं आप, मैंने अब देखा है फाइनल टचिंग अब देखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आर यू हैप्पी विद दिस? आई मीन थोड़ा बहुत जो हमारे मॉर्निंग शोज के लिए वन शुड बी ब्राइट, लेकिन वो हमारे मेकअप रूम की तगोदो आपको अच्छी लगी ना? फर्स्ट क्लास है आपका मेकअप रूम। अच्छा, दैट्स अ नाइस आंसर। अच्छा मुझे ये बताइए भाई मारवी, क्योंकि हम मुख्तलिफ पहलुओं पे आपको डिस्कशन करते हुए भी देखते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप हमारे गरीब तबके और ख़ुसूसी तौर पे औरतों के लिए बहुत कंसर्न है। कहीं ना कहीं हम आपको देखते रहे हैं, कभी आप उनके साथ ज़मीन पे बैठे हुए खाना भी बना रही होती हैं, कभी आप उनके लिए लड़ रही होती हैं। इस वक्त जो आपका फोकस है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे है, जो मुझे ये लगता है पर्सनली कि हमने एक ज़माने में इसकी बहुत धूम सुनी और फिर ये थोड़ा सा टोन डाउन हुआ। अब आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। अभी इसकी क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब से हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है, सेनेटर इसाक़ साहब की एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उसके तहत ये इस प्रोग्राम के बजट्स बढ़ाए गए हैं और अब ये ज़्यादा फोकस में आ रहा है, फ्रॉम 40 अरब टू 105 अरब। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और हम 5.2 मिलियन खवातीन को स्टाइपेंड दे रहे हैं क्वार्टरली, और वो क्वार्टरली स्टाइपेंड 4700 रुपीज़ अब हो गया है। 4700 रुपीज़ जो क्वार्टरली मिलता है हर तीसरे महीने। अब उससे जाहिर बात है उनका इनकम सपोर्ट है, वो उनकी इनकम नहीं है। इनकम मिनिमम वेज तो 15,000 13,000 उस तरह से होती है, तो ये उनके लिए सपोर्ट है। जब आप उनसे बात करती हैं तो आपको पता चलता है कि ये अपनी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं, जो मर्दों से नहीं लेना चाहती, जो खुद कफील होना चाहती हैं, बच्चों के लिए, खुराक के लिए, उस पर ये खर्च करती हैं। और ये सबसे ज़्यादा गरीब ख़वातीन हैं। तो इनको की इज़्ज़त नफ्स, इनको बाइख्तियार बनाना, इनको जो है एक किस्म की माना देना ज़िंदगी में, ये हमारा फ़र्ज़ है। मेरी टीम जो है बिस्प की, हेडेड बाय द सेक्रेटरी एंड द बोर्ड एंड माई सेल्फ, उसमें हमारे पास 2500 के करीब लगभग एम्प्लॉइज़ हैं और हमारे जो तहसील ऑफिस हैं पूरे मुल्क में 450 हैं। सो यू कैन इमेजिन स्केल कितना बड़ा है। और ये एक ऐसा सोशल सेफ्टी प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया में जिसको जो है माना गया है। और हमारी टारगेटिंग जो सिलेक्शन मेथडोलॉजी है, पहले तो 2008 से 10 तक सियासी बुनियादों पे फॉर्म्स दिए जा रहे थे, शुक्र है वो सब ख़त्म हुआ। अब 2010 से आज तक एक सर्वे है जिसके मुताबिक दिया जा रहा है। उस टारगेटिंग को नंबर 5 डिक्लेयर किया है वर्ल्ड में। मुझे इंस्ट्रक्शंस अपनी लीडरशिप से कि उसको नंबर 1 पे लेके आना है। तो इस साल हम जो है हमने रीसर्वे शुरू किया है, तो जो लोग हकदार हैं उनको वो स्टाइपेंड मिलेगा। ये बेसिक स्टाइपेंड है। इससे फैमिलीज जो है किसी तरह से भिखारी नहीं हो जाती, क्योंकि काफ़ी इस पे जो है इल्ज़ामात लगते हैं। क्योंकि 1500 रुपये या 1600 रुपीज़ में आप सिर्फ खुराक ही पे स्पेंड कर सकते हैं, आटा ले सकते हैं, कुछ मतलब औरतें अपनी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। मारवी, एक ब्रेक हमारे पास आ गया और फिर जो हम विमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मेरे ख्याल में ये एक पोर्शन है। हाउ डू यू गो अबाउट द होल सिचुएशन जब आप विमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं? विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सिर्फ बिस्प है, क्योंकि 5.2 मिलियन औरतों को बड़ा प्लेटफॉर्म बिस्प है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मारवी मेमन मौजूद हैं। एक बार फिर बताती चलूँ, वैसे आप सब इनको जानते हैं कि शी इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरपर्सन। आज खुसूसी तौर पर इस पर हमारा फोकस है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। वैसे एक और चीज़ भी है जो अप्रिशिएबल है कि हुकूमतों के चेंज के बावजूद
पुराना प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। न सिर्फ पुराना प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है, उसी नाम से कंटिन्यू हो रहा है और उसके बजट बढ़ा दिए गए। वरना तो जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जब तक वो हुकूमत है तब तक तो चलते हैं, उसके बाद उसका कोई हाल नहीं होता, कोई उसको पूछता नहीं। और उसका एक रीज़न है, क्योंकि इसकी ओनरशिप हमारे दौर में इसलिए थी क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड हमारा ही था। तो वो जो शॉर्ट पीरियड था जब PML नून और जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत में 6 हफ्ते थी, तो ये उस वक्त ये आइडिया जन्म दिया और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, आज के फाइनेंस मिनिस्टर, उनका विजन था, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था। तो जब मैनिफेस्टो कमेटी ने इस पर गौर किया तो उन्होंने कहा ये हमारी ही चीज़ है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, और इसको बेहतर तरीके से कंटिन्यू नाम भी हमने कंटिन्यू किया, इस पर हमें बहुत बड़ी जो है शाबाश मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका पॉलिटिकल हिट हमें ज़रूर मिला है। क्योंकि काफ़ी औरतें समझती हैं कि ये पैसे अभी तक बेनज़ीर साहिबा अपनी ग्रेव से भेज रही हैं, जो कि हकीकत नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है, फेडरल गवर्नमेंट भेज रही है, 90% फेडरल गवर्नमेंट का है और 10% डोनर्स का इसमें। अच्छा, डोनर्स भी हैं? 10% डोनर्स ऑब्वियसली वो जो मुल्क से बाहर हैं। ADB है, वर्ल्ड बैंक है और डिफिड है। उनकी कंट्रीब्यूशन 10% है, लेकिन उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस में है। एंड दे रियली लाइक वी वर्क लाइक अ फैमिली, बिकॉज काफ़ी हद तक उनकी एडवाइस जो होती है टू इंस्टीट्यूशनलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम इतने बड़े बड़े अमाउंट लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जी पहले इतने मिलियन था या अब इतने मिलियन है, तो उस पर लोगों को तो नहीं पता कि वो शरह कितनी है जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होना है और कितनी दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हमेशा ये कंट्रोवर्सी का भी शिकार होता रहा और इस पर क्रिटिसिज्म्स भी होते रहे। और मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि इसमें क्या क्रिटिसिज्म्स हुए। तो कोई ऐसी चीज़ दैट यू वांट टू क्लैरिफाई कि आप लोगों को आज बताना चाहें जो कहीं भी हमें देख रहे हैं और जो बेस्ट से फ़ायदा उठा भी रहे हैं? जी, 3-4 चीज़ें। एक तो काफ़ी लोग जो हकदार हैं वो इस नेट में नहीं आए हैं, क्योंकि जब सर्वे हुआ 5 साल पहले हुआ, अब वो गरीब हो गए, अब वो उस वक्त शायद गरीब नहीं थे, या हमारी सर्वे टीम्स 2010 में उस ज़माने में नहीं पहुंच सकी। गुड न्यूज़ है कि अब रीसर्वे होने लगा है और अब रीसर्वे के बाद जो हकदार है उनको मिलेगा, तो ये वापस से ज़ीरो से स्टार्ट होगा। सो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग रह गए थे वो आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा शिकायतें यही होती हैं। दूसरा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसीजर। एक सर्वे करना, एक नहीं, लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है। हमने काम करना है, मेहनत हमने करनी है, टीम्स हमने भेजनी है। ये जो सर्वे होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये पेपर बेस्ड नहीं होगा। ये सर्वे डायनामिक होगा, ये एवर मतलब इसकी रीसर्टिफिकेशन होती रहेगी। सेकंड, इसमें जो एडवांटेज होगा कि डेस्क अप्रोच भी होगा, मतलब ये कि लोग जाके अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो अगर कोई सर्वे टीम्स किसी गांव में नहीं पहुंच पाई तो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो जाके सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगी। तीसरा इसमें यह है कि इसमें रिड्रेसल भी होगा, कि अगर कोई शिकायतें हैं कि गलत लोग सर्वे टीम्स ने डाल दिए, तो एटलीस्ट एक अपील का फोरम होगा। तो इस वजह से ये नंबर 1 पे जाएगा पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ताला। ये मेरा दावा नहीं है, ये हमारी एक चैलेंज भी है, ये हमारी कोशिश और काविश भी है, ये हमारा वादा है अपनी लीडरशिप के साथ। ओके अच्छा, ये बिस्प के बारे में तो हम बात कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन जब आप मौजूद हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रही थी, तो मेरे जहन में बहुत से सवालात आ रहे हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। ज़रूर। क्योंकि हमारे यहाँ अब आप देखिए कि लोग थोड़ा सा ही किसी चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, तो उनकी सोच और उनकी बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। कभी कभी वो अपने मुल्क के बारे में या सोसाइटी के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि लोग इनडिफरेंट भी हो जाते हैं। आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, मुल्क से बाहर आप लंदन में पढ़ी, आप वापस आई, आप यूनेमेट के कितने इदारों में आपने काम किया, मीडिया से रेलेवेंट भी चीज़ें आपने की, और उसके बाद यू हैव लैंडेड टू दिस पोजीशन कि आज आप औरतों के लिए काम करना चाहती हैं। या जब मैं आपको देखती हूँ कि आप बहुत सादा कपड़ों में, वैसे मैं इनको बहुत ही सादा कपड़ों में हमेशा देखती हूँ, इसी तरह वन कलर, ये तो आज इन्होंने मॉर्निंग शो के लिए हरी चादर डाल ली है, वरना चादरें हमेशा कलरफुल अच्छा वो कलरफुल होती है, चले, लेकिन अंदर इनका जो ड्रेस है ना वो एक कलर का होता है, और ऐसे ही यूजुअली मैंने डार्क कलर ही इनको पहने हुए देखा है। तो वो एक मतलब ये इसलिए नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में आई है, लेकिन कभी भी मैं इनसे मिलती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, कभी मेकअप रूम में या उस तरह, तो जूड़ा बनाया हुआ और बहुत सादी हालत में। तो ये सब कैसे हुआ मारवी? ये कोई यू टर्न आया ज़िंदगी में, या यू ऑलवेज वांटेड टू डू दैट कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें? ये कैसे आया? कि देखिए, शुरू में तो जब मैं कॉलेज में थी, LSE में थी, तो मुझे फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने का बड़ा शौक था। मैं वापस आई, मैं बहुत छोटी थी, मेरी एज कम थी, तो मैंने वेट नहीं किया, मैंने सिटी बैंक ज्वाइन कर लिया, और फिर मैं कॉर्पोरेट साइड पे चली गई, वो एक अलग कहानी है। फिर मैं पॉलिटिक्स में वापस एंटर हो गई, जो मेरा एक्चुअल काम था, जो मेरी जो गोल था कि मदद करनी है, नाम की वजह से भी, क्योंकि उसका नाम का मतलब डॉटर ऑफ द सॉइल है, सैक्रिफाइसिंग फॉर द पीपल, सो उसकी वजह से एक भारी एक जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो इस वक्त की जो जिद्दोजहद है,
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई लीडरशिप कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको हमारी सख्त ज़रूरत है, और हम अगर जितना भी ज़्यादा मेहनत करें और उनको ज़रूरत में से निकालने की जितनी कोशिश करें, इट्स खैर के काम है। और इसमें जो है सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है मेरे साथ। और जो आपकी टीम है या आप खुद, इस ब्रेक के बाद आप मुझे बताएंगी कि कितने लोग हैं जो आपसे डायरेक्टली अप्रोच कर पाते हैं, या कितने ऐसे फील्ड वर्क हैं जिसमें आप शामिल रहती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या आपने देखा है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो हम आपकी ज़बान से या आपकी नज़र से आज हम भी उसे देखना चाहते हैं, एटलीस्ट फैंटेसाइज करना चाहते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मारवी मेमन मौजूद हैं और हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था, बल्कि मैं जानना चाहती हूँ कि इनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं। लोग तो शायद आपको टीवी पर देख के सोचते हों कि आप पता नहीं कितना फील्ड में जाती हैं, नहीं जाती हैं, लोग कितना ख़वातीन आपसे रिलेट कर पाती हैं, कितनी आंखें आपको स्टोरीज सुनाती हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मेरा काम फील्ड ही में है, क्योंकि जब फील्ड से इश्यूज पता चलते हैं तो फिर हेड ऑफिस में उनको सॉल्व करना ईजी होता है। तो मेरे स्पॉट चेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरी टीम बहुत बेजार है मुझसे, क्योंकि उनके ऊपर छापे बड़े डलते हैं, किसी भी वक्त कहीं भी पाई जा सकती हूँ। तो उनको अलर्ट रखना, उनको अपने टोज पे रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए चाहे वो कट्टी पहाड़ी हो, चाहे वो गुलतरी हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, वहाँ मैं कोशिश करती हूँ जो मुश्किल इलाके हैं वहाँ पहुँचने की, ताकि उनके जो मुश्किलात हैं वो नज़र आएँ और मेरी टीम भी मेरे साथ देखे और समझे। देखें, जब एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है। वो आप कितने साल हो गए गवर्नमेंट को गवर्नमेंट होते हुए, वो एक कल्चर ब्रेक नहीं हो सकता। हम कोशिश में कि बिस का कल्चर सर्विस ओरिएंटेड हो, बिस का कल्चर ये हो कि जी हम दूसरे इदारों के जैसे नहीं हैं, हमारे पास जो लोग बैठे हैं वो अफसर नहीं हैं, वो खिदमत करने के लिए निकले हैं और उनका जज्बा वैसा ही होना चाहिए। हाँ, अब औरतें हमारे ऑफिसेज आती हैं, अपने कार्ड्स बनवाती हैं, वो फाइनेंशियली हमने उनको जो है एम्पावर किया है, क्योंकि अब जो पैसे जाते हैं उनका CNIC बनना ज़रूरी है, उनका एक डेबिट कार्ड बनता है, ATM का कार्ड बनता है, वो उनको मिलता है। सेकंड इशू जो मैं उस वक्त बात करी थी, एक तो सर्वे में जो लोग रह गए, सेकंड इशू ये है कि जो ATM है वो उनको चलाना नहीं आता, तो वो किसी को दे देती हैं, उससे फिर वो लोग मिडिल मैन माफिया उनसे चोरी करता है। तो अब हम कोशिश में है कि इसको चेंज करके CNIC के जरिए, बायोमेट्रिक के जरिए डायरेक्ट उन औरतों के हाथ में जाए, ताकि वो किसी के काम मोहताजी उनकी नहीं हो, और वो खुद ही पैसे, और वो बेचारी इलिटरेट है, वो अपने हुकूक के लिए कैसे लड़ें। फिर हमारे पास कमिटीज़ हैं, 5.2 मिलियन में से 45,000 की कमिटीज़ हैं, हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। ये एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा गोल्ड माइन प्लेटफॉर्म है जिसको मैं कहती हूँ, क्योंकि उसमें हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट टू सोशल एम्पावरमेंट। अगर किसी के साथ वायलेंस हो रहा है उस पर बात करेंगे, पोलियो के टीके लगने चाहिए उस पर बात करेंगे, जो है मदर एंड चाइल्ड केयर उस पर बात करेंगे, 2 साल का गैप बच्चों में, अच्छा उस तरह के इश्यूज़ भी हम उनको सिखाते हैं। तो हमारी जो, और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो हमने लॉन्च किया बिस्प ई-कॉमर्स है, जो दस्तकारी घरों से औरतें हमारी हर सूबे में कर रही हैं, उनका मार्केट एक्सेस नहीं हो रहा। तो TCS ये वो और आहन के जरिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि ऑनलाइन सिस्टम है कि आप अपनी तस्वीर लें अपने प्रोडक्ट की, हमारे दफ्तर में लेके जाएं, हम उसको कंप्यूटर पे डालेंगे और उसके फिर ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ताकि उनकी इनकम जनरेशन। तो बेसिक जो काम है ना वो ये है कि ये पॉवर्टी में से निकलें और जल्दी निकलें और खुद से निकलें और अपने बलबूते पर निकलें। एक कॉलर है राजा आजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। हाँ, आज मोहतरमा बैठी हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रही है। मेरे पास एक नंबर है 13663919। ये इनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे में आई थी कंप्लेंट। अच्छा, तो ये जब से अब तक ये दे चुके हैं और मसला ये है कि इनको मिला ही नहीं है। अच्छा, ये नंबर आप दोबारा बताएं ताकि इनके स्टाफ फिर नोट कर लें। बिल्कुल, एक दफा दोबारा बताइए ना। NIC नंबर भी बताएं। CNIC नंबर बताइए। नंबर भी है इनका 42501 42501 और 302 302 80831
80831। ठीक है, इसका हम हिसाब किताब लेते हैं। एक्चुअली होता ये है कि 7.7 मिलियन लोगों को सर्वे किया गया था 2010 में। 27 मिलियन हाउस होल्ड, 155 मिलियन की पॉपुलेशन को सर्वे किया गया था। अब उसमें से हम रीच आउट कर चुके हैं 5.2 को, तो जो लोग बच गए शायद ये उनमें से हों, और शायद ये उनमें से हों जो एलिजिबल हैं। तो ये अभी पता चल जाएगा, इनको कॉल चली जाएगी। इनका नंबर भी हम आपके ऑफिस से ले लेंगे जिन्होंने कॉल किए, ताकि वी कैन गेट बैक टू देम। और मेरा एक्चुअली मेरी इल्तिजा होगी उन हकदारों से जो समझते हैं कि उनका हक है कि वो अपना CNIC जाके चेक कराएं ऑफिसेज में, और अगर उनका लिस्ट में नाम होगा तो फिर जरूर उनको कार्ड मिलेगा। और अगर नहीं होगा तो अगर नहीं होगा फिर वो वेट करें नए सर्वे में, फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली नया सर्वे 1-2 साल तो लगेंगे, 2018 तक नया सर्वे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हमारी भी एक बात बताइए, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमने उस तबके की बात की जहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन औरतों की आप बात किसी भी क्लास की कर लें, किसी भी बैकग्राउंड की कर लें, वो पढ़ी लिखी भी होंगी तो उनको अपना लोहा मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अ मैन। आज आप यहाँ पर मौजूद हो तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी औरतों को जो प्रोफेशनल्स हैं, ऐसी औरतों को जो एम्पावर्ड होने के शायद राह में हैं लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ें आती हैं, यू नो दैट, कि कितना आपको अपने आप को मनवाना पड़ता है, पॉलिटिक्स होती है, बहुत कुछ होता है, तो आप उसके लिए कोई टिप देना चाहती हैं? सिंपल मैसेज है, ड्रीम्स आर फॉर रियल, मेक योर ड्रीम्स हैपन, हार्ड वर्क पेज ऑफ, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। मेहनत करें और परसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, और छोड़ें नहीं किसी चीज़ को। उसका एक वर्ड है JKA, जान का अजाब। जान का अजाब, हाँ, बस JKA बन जाएं आप। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप समझती हैं आप उसको अचीव कर सकती हैं और आपका वो गोल है, तो लोग तो बीच में बड़े आएंगे जो आपको ट्रैक से निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, जो आपको जो है डिप्रेस करेंगे, जो आपको कहेंगे नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने आप में बिलीव करती हैं तो फिर मेहनत करें and go after it, chase it and make it happen. That's very nice. Chase it and make it happen. Okay, हमारे साथ याहिया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नुसरत? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मारवी इस्लाम हो बहुत आपको। वालेकुम सलाम। और मैं आई वाज प्रिविलेज के मेरी आपसे कई प्रोग्राम पहले जब आप मॉर्निंग शो में आती थी मेरी बात हो चुकी है, और मैं नुसरत ये बताऊँ मारवी ने बड़े ग्राउंड लेवल पे जाके चीजें देखी हैं, जब वो किसानों के साथ बैठी थी और उन्होंने जाके बिल्कुल कोर पे जाके सब चीजें चेक की हुई हैं। लेकिन मारवी माई क्वेश्चन इज दैट कि मुझे आपके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, आई डू रेस्पेक्ट यू, बट डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स इज अ प्रिविलेज और इज अ सर्विस? आई वांट दिस आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, ऑनर देते हैं आपको इसका जवाब। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। हमारे लिए सर्विस है, क्योंकि हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम सर्व कर सकें। कुछ लोग उसको एज अ प्रिविलेज यूज़ करते हैं। तो हर कम्युनिटी में हर किस्म का इंसान होता है और उसको हर किस्म की उसके गोल्स होते हैं। किसी को जो है पावर फॉर द सेक ऑफ पावर चाहिए होता है, किसी को उस पावर की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। अब जब मैं ऑपोजिशन में थी और मैं धरनों में बैठी हुई होती थी तो मुझे याद है 7-7 दिन एक कॉज के पीछे कराची प्रेस क्लब में बैठना, मतलब इट वाज नॉट इजी। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप एक ग्रीन पेन से वही सही काम जल्दी कर सकते हैं, राइट? सो वक्त की बात होती है, कभी आप ऑपोजिशन में होते हैं, कभी आप हुकूमत में होते हैं। तो जब आप हुकूमत में हैं तो फिर यूज इट टू सर्व पीपल। अब जो यूज कर रहे हैं टू सर्व देमसेल्व्स, उनका हिसाब किताब अल्लाह साईं लेगा। अल्लाह साईं बिल्कुल उनका हिसाब लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी चादर की शुरुआत में आपने बताया था, इसमें भी मुझे उन औरतों का टच नजर आ रहा है ना? ये मेरी औरतें। हाँ, मुझे बहुत फख्र है अपनी औरतों में। ये मेरी औरतों में बहुत हुनर है। मैं अपनी औरतों को सलाम पेश करती हूँ, वो जहाँ भी रहती हैं उनके चाहे वो बाजौड़ के में है, चाहे वो किसी भी एजेंसी में, किसी भी सूबे टेरिटरी में है, उनके अपने अपने टांके हैं, अपना अपना उनका काम है। अच्छा मैं लकी इस तरह से हूँ कि जब मैं जाती हूँ मिलती हूँ तो एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाता है। तो मेरी कलेक्शन ऑफ चादर्स बड़ी एक्सक्लूसिव है। लेकिन
जब से बस ई-कॉमर्स शुरू हुआ है, अब मैं गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ, अब मैं पेमेंट कर रही हूँ। आप पेमेंट करें। अच्छा, आप हमें भी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई चादरें हो तो हमें बताएं, बेशक उसकी पेमेंट ऑनलाइन। आप ये वो TCS के योगो पे जाएं और आप जाके अभी ऑनलाइन उसकी करें बुकिंग और आपके डोर स्टेप पे वो पहुंच जाएगा। लेकिन बड़ा फाइन काम है जो हम सोचते हैं कि पता नहीं दूर दराज इलाकों में। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट किस्म की चादरें आती हैं, कुछ बड़ा फाइन होता है, कुछ बड़ा फाइन नहीं भी होता है। मैं सब पहनती हूँ क्योंकि मेरे लिए एक एक चादर की एक हिस्ट्री है, वो एक एक जगह पे एक एज अ फॉर्म ऑफ इज्जत मुझे गिफ्ट हुई है। बिल्कुल। और किसी ने बहुत मेहनत से बनाई है और ये बहुत मेहनत के काम होते हैं और ये दिल के काम मेरे ख्याल में जब वो आपसे मिलती होंगी तो बहुत ओवरवेल्म्ड होती होंगी। आई थिंक क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं देखिए, मैं पली बड़ी एक बहुत मैं कोई गुर्बत में तो नहीं पली बड़ी। मेरी बहुत एजुकेशन जो है सेंट जोसेफ से लेके LSE से लेके मतलब प्रिविलेज्ड जिसको कहते हैं, एक बहुत प्रिविलेज्ड क्लास में पैदा हुई। सो मैं अल्लाह साईं की बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, उनकी बातों में मुझे सुकून मिलता है, मुझे वो रियलिटी चेक लगता है, मुझे वो सच्चा पाकिस्तान लगता है। पावर कॉरिडोर्स की साजिशें मुझे सख्त चिढ़ है। मैं जो है कोशिश करके उनको अवॉइड करती हूँ और वहाँ कम टाइम स्पेंड करती हूँ। हेड क्वार्टर्स में आई एम वेरी लकी कि मेरे जो सेक्रेटरी और मेजर टीम है वो बहुत अच्छी चीज़ें, मैनेजमेंट जो है हमारी बस की, वो चीज़ें अच्छी तरह से संभाल रही हैं। पेमेंट सिस्टम्स चेंज होंगे, NSCR इस साल होगा, ग्रेजुएशन पे हम जा रहे हैं। हमने 100,000 लोन्स दी औरतों को थ्रू प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री लोन्स। अब उस पैसे से वो ग्रेजुएट कर जाएंगी फ्रॉम पॉवर्टी, वो दूसरे लोगों को रोजगार दे सकेंगी। तो जब आप इस तरह के चेंजेस देख रहे होते हैं कि भाई किसी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सही काम किया है, तो फिर ऑब्वियसली फिर इत्मीनान होता है, सुकून होता है और फिर यू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। मतलब जब आप उठते हैं, अब जैसे एवरी डे शुड बी अ हैप्पी डे, और वो हैप्पी डे कैसे होगा कि जब आपके पास कुछ काम, कोई ऐसा काम आप करें जिसमें आप किसी के काम आ सकें। आई थिंक अच्छा, एक बात बताइए, ये जब हम एम्पावरमेंट की ओवरऑल ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, अब तो वो ग्रोन अप हैं, अब तो जो हुनर उन्होंने सीख लिया, जिस तरह से चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऑफर दी जाएंगी वो करेंगी। लेकिन क्या एक लॉन्ग टाइम विजन, एक लॉन्ग टाइम प्लान है कि भाई जो अब इनकी बच्चियां हैं या इनकी छोटी बहनें हैं वो पढ़ लिख जाएं, वो कुछ और बेहतर हो जाएं, शायद उनको इस सपोर्ट सिस्टम की इस तरह ज़रूरत ना पड़े? हमने बिस में वसीले तालीम एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम लॉन्च किया है। 2015 में हमने 1 मिलियन की इनरोलमेंट की है। तो ये जो पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं गर्ल्स इनरोलमेंट की, सबसे ज़्यादा गर्ल इनरोलमेंट बिस ने की है, 47 to 40 पढ़ाई के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। हम औरतों को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, 250 रुपए फी माहाना फी बच्चा, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। तो उससे हमारे 1 मिलियन चिल्ड्रन स्कूल में इनरोल्ड हैं। इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आई थिंक किसी की है नहीं। किसी सूबाई हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की। 250 में आई मीन दे कैन 250 में क्या कर सकते हैं? 250 में वो कॉपी पेंसिल रबर्स ही ले सकते हैं, लेकिन एक इंसेंटिव तो मिलता है ना उनको, और वो पैसे कुछ तो कर सकते हैं। एंड उस पैसे से फिर वो चाइल्ड लेबर रिड्यूस होता है। तो हमारे प्रोग्राम ने हंगर रिड्यूस किया है, चाइल्ड लेबर रिड्यूस किया है, मेल न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा इफेक्ट आया, 44% स्टंटिंग अभी तक इस मुल्क में है। हमारी कोशिश है कि वो कुछ हुकूमती प्रोग्राम्स के साथ मिलकर इसको सॉर्ट करें। एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद जरा किचन में लेके चलते हैं। वहाँ तो चिकन ज़ीरा तैयार भी हो चुका, वो देखें, ज़ीरा चिकन, चिकन ज़ीरा व्हाटएवर, तो हम उसकी तरफ भी चलेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और किचन में हमारे साथ मारवी मौजूद है। चिकन ज़ीरा बन चुकी है ना? हाँ, लुक्स यमी। हाँ, और बहुत फैटनिंग भी लग रही है। ऑयल मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है इसके अंदर, ऑयल ज्यादा लग रहा है, फैटनिंग, और क्रीम भी डाली है माशाल्लाह, क्रीम भी है, लेकिन खुशबू अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है। तो आप क्या वैसे ख्याल रखती हैं ये फिटनेस का? और मैं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो आप अच्छे नहीं लगते। तो मैं कोशिश करती हूँ, ग्रीन टी मैंने सारों को बता दिया, अब वो सारी ग्रीन टी लेने भागती हैं कि कौन सी ग्रीन टी है जो सबसे ज़्यादा लूज करती है वेट। और उसके
साथ साथ अगर नाम के बगैर पता चल सके कि वो कौन सी ग्रीन टी है तो? एक इस्लामाबाद में एक शॉप है, वहाँ से मिलती है। मैं खामा से उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाह रही लाइव टेलीविजन। नहीं, उसमें कुछ खास है, कोई हर्बल ग्रीन टी है, बड़ी जबरदस्त है। उसके अलावा वर्कआउट मतलब वो ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है 24/7 रोडों पे रुल रही होती है, तो खाने का कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, जहाँ कुछ मिल गया, ये एक अच्छी चीज़ है। मैं जब भी मारवी से मिलती हूँ मुझे लगता है पहले से और दुबली हो गई वैसे इसीलिए लगता है शायद। लेकिन ये अच्छा, मैं जहाँ भी जाती हूँ, हमारी जो बिस की खवातीन है उनके हाथ में लज्जत बहुत है। एक तो उनके हाथ में हुनर है क्योंकि माओ ने उनको दिखाया, सिखाया हुआ है। दूसरा, ये जनरेशन टू जनरेशन फैमिली रेसिपीज पास ऑन होती हैं, तो जो विलेजेस के जो खाने हैं वो A1 होते हैं, और जो होटल्स के जो खाने हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। सॉरी, सही बात है, मतलब वो जितनी ये कोशिश करें वैसा जायका नहीं आ सकता। अभी मारवी आपसे अपनी कोई रेसिपी भी शेयर करेंगी, लेकिन कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सेतु बेगम बात कर रही हूँ कराची से। जी जी फरमाइए। मैं ये चाह रही थी क्योंकि मैं बेगम ये बेनजीर सपोर्ट स्कीम के अंदर मैं लेडीज को कुछ काम सिखाना चाहूँ, मैं एजुकेशन की तरफ करना चाहूँ, तो मेरे लिए क्या जरिया होगा, क्या तरीक़ेकार होगा? आप एक एक्सेलेंट मैं ये इसी पे आना चाह रही थी कि हम चाह रहे हैं कि इस तरह की जो खवातीन जो हुनर है, जो मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक है या अपर क्लास से उनका ताल्लुक है, जो खवातीन को एम्पावर गरीब तबके को करना चाह रही हैं, इनके नंबर्स हम नोट कर लेते हैं। हमें जरूर बताएं। नंबर मेरी टीम के पास छोड़िए, पैनल पे छोड़ दीजिए नाम नंबर, हम इन तक आपका अच्छा, नंबर मैं उसकी पहुंचा देंगे। मेथोडोलॉजी आपको समझाऊं होगा क्या। हम इनको एक ग्रुप देंगे गरीब खवातीन का, उनके साथ ये कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं, खाने का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। यही खवातीन, इनको मैं मैजिशियंस कहती हूँ क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं, इनका इंटरनेट का एक्सेस है, ये उनसे कोई दस्तकारी डिजाइन करा सकती हैं। ये तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये उनसे कोई भी काम उनको सिखा के उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं। जिस तरह से ट्रक आर्ट है वो सिखा सकती हैं, जैसे अगर उनकी पहले से उनको कुछ दस्तकारी आती है तो उसको सही तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं मॉडर्न मार्केट में चलने के लिए। तो इन मैजिशियंस का हमें बहुत, इनको मैं मैजिशियंस कहती हूँ, इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो आपके शो के जरिए जितने और हम क्योंकि हर मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, तो ये खातून जहाँ से भी इन्होंने कॉल की है उसी इलाके की खवातीन हम इनको दे देंगे। तो ये हमारा एडवांटेज है कि हम, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं मैजिशियंस को ढूंढ रही हूँ। तो maybe one is standing right beside you. Thank you. तो अब आपके पास भेजते हैं बिस की खवातीन, आप उनके साथ काम करें और आप उनकी इनकम जनरेशन और आप मेरे साथ चल भी देंगे। हम कटी पहाड़ी जाएंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं। मेरी जब स्पॉट चेक्स होते हैं, फील्ड विजिट्स होते हैं, यू कैन बी एम्बेडेड विद अस एंड इट विल बी अ प्लेजर। मैं तो पूरे मीडिया से कहती हूँ क्योंकि आपने उनकी आवाज़ सुननी, उनके आंसू देखने ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसे जो गुर्बत की जो एक शदीद गुर्बत की जो एक तकलीफ है ना, वो यूं स्टेज पे समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल, वो आपने उनकी आंखों में देखने की जरूरत है, फिर आपको समझ में आएगा कि स्टेट कितना काम कर रहा है, स्टेट का ये सोशल सेफ्टी नेट कितना इंपॉर्टेंट है, और स्टेट के अलावा ये जो मैजिशियंस हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ये उनके साथ मिलके उनको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डन हो गया, हम आपके साथ जा रहे हैं। और रेसिपी कौन सी बताने वाली थी आप? अच्छा, फैमिली रेसिपी है। मैं सोच रही हूँ बताऊं या ना बताऊं? बता दें कौन सा बनानी पड़ी है, बतानी तो है। फैमिली रेसिपी, कुछ छोटी मोटी रेसिपी। क्या नाम क्या है उसका? देखिए, मेरे पास रेसिपीज बेताशा हैं, क्योंकि मैं पूरे मुल्क में जो है मेरी एक्सेस है, और मैं सबसे बेहतरीन जो बिस की बेनिफिशरीज के साथ खाने हैं वो मेरे नसीब में होते हैं। बिस की बेनिफिशरीज के नसीब में ना चिकन, ना गोश्त, ना मछली। उनके नसीब में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सब्जी और दालें। ठीक, लेकिन ये सोचना ज़रूरी है कि उसमें भी अगर वो सही तरह से उसको पकाएं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है। उसी सब्जी को अगर वो गलत तरीके से ओवर कुक कर दें तो उसकी न्यूट्रिशन, तो हम उनको सिखाते हैं कि बेशक आपके बजट में यही कुछ है, यही बनाएं, लेकिन इस तरह से बनाएं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, ताकि आपके बच्चों के IQ ज़्यादा हो, स्टंटिंग इस मुल्क में कम हो। वो होगी रेवोल्यूशन। तो वो कौन सा रेवोल्यूशनरी रेसिपी है? अब आप मुझसे पूछ सकती हैं कि मैं अगर इस चिकन को देख के तो मुझे अपना जो है हाइडो बोर्ड याद आ रहा है। हाइडो बोर्ड का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सिंपल है, वो बोर्ड हम गोश्त को कहते हैं ना, बोर्ड हम सालन को कहते हैं। ये ठट्टे की रेसिपी है, उसमें आप मछली, झींगा, गोश्त या चिकन या लेंटिल्स या दाल भी डाल सकते हैं। ठीक,
और उसको जो है प्याज को ब्राउन करें, सिर्फ हल्दी, लहसुन अदरक उसमें डालें, दैट्स इट, नमक जायके के साथ, और फिर उसके अंदर जो है राइस डालें। और वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तो गोश्त हो तो वो डालें, अगर नहीं तो आप दाल के साथ डाल दें। लेकिन जो उसकी जो पंच लाइन है, जो पंच लाइन है जो अब आने वाली है वो है सोया और धनिया। एंड में फिर वो बन जाती है शोला। और वो छठे की शोला है, बहुत ये हम अब भाई आपने रेसिपी सुन ली ना। अच्छा, वो जो बनता है किस्म की एक खिचड़ी होती है, वो खिचड़ी होती है, वो हमारी फैमिली बनती है, लेकिन वो हमारे वो गोश्त और दालें और चावल सब मिला के मैं सारे ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, जो अफोर्ड कर सकता है वो सारे ये बना सकता है। अच्छा, उसके साथ एक बहुत जबरदस्त अचार होता है, वो अचार जो है टू डाई फॉर होता है उसमें, और वो भी एक गरीब बना सकता है। वो गाजर है, और गाजर को जो है पानी में, राइट, और उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, और जो है उसको उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, और एक दो और चीज़ें हैं, वो सीक्रेट हैं, वो मेरी दादी ने सिखाई है। मेरी दादी ने मुझे सिखाई है, मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई है कुकिंग। आई लव टू कुक एंड आई लव टू कुक विथ माई पीपल एंड आई लव टू ईट विथ माई पीपल। तो बस ये है, बस ये एक रेसिपी काफ़ी है। चले ठीक है, एक रेसिपी काफ़ी है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है मैडम? मेरा ना कार्ड नंबर है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, उससे मुझसे ही पालना है। लेकिन मेरा ये जो आप प्रोग्राम के बारे में बता रही हैं, ये मेरा कार्ड हुआ नहीं आज तक, ये बता सकती हैं क्यों नहीं हुआ? कार्ड क्या नहीं, आपकी बात समझ नहीं आई। आपका कार्ड बन चुका है या नहीं बना है? हाँ, मेरा कार्ड बना हुआ है, NIC कार्ड है, वो नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम का वो कार्ड नहीं है मेरे पास। कार्ड नहीं है, ठीक है, आप अपना CNIC नंबर लिखवाएं, हम चेक करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर है आपके पास? शनाख्ती कार्ड नंबर? जी हाँ है। चलें, वो लिखवा दें, वो आप मेरी टीम को लिखवा दें, फोन पे लिखवा दें, फिर हम चेक करेंगे कि आप एलिजिबिलिटी लिस्ट में हैं। अगर ये होंगी तो इनको फौरन कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरी टीम के पास अपना नंबर लिखवाइए, शनाख्ती कार्ड नंबर। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी नजर आपकी एक रिंग पे पड़ी है। कौन सी वाली? ये वाली। हाँ, ये स्पेशल है, ये क्या है? अकीक है। अकीक है, ये कोई खास जगह का है क्योंकि डार्क है। ये इस्लामाबाद का अकीक है। ओके, या वहाँ से आपको मिला? या मतलब मैं पहले मैंने जो है खाने काबा का भी एक अकीक था, मतलब मदीना उस साइड का था, ये वाला इस्लामाबाद से लिया है। ओके, और ये सुन्नत के तौर पर ही आप वो पहनते हैं इसी वजह से। ओके, हाँ, तो मैंने कहा पूछ लूँ ना। अच्छा, आप जैसे लोगों को लोग हर तरह से नोट करते हैं, क्या चीज़ है जो इसकी सक्सेस का राज हो सकती होगी? नहीं, सक्सेस नहीं, आई थिंक एक जद्दोजहद है, बहुत मुश्किल जद्दोजहद है। उसमें सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि ये काम हमें जो दिया गया है, वो मोस्ट ग्रेटफुल कि हमें ये काम दिया गया है, ताकि हम कुछ एफर्ट तो कर सकें ना, अपना कोई एफर्ट तो डाल सकें। बिल्कुल। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद हम आई होप इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हम उन ममीज़ की बात करेंगे जो अब कभी गैदरिंग्स में बैठी होती हैं या कहीं भी बैठी होती हैं और अपने बच्चों की इतनी तारीफ करती हैं, इतनी तारीफ करती हैं, इतनी करती हैं कि दूसरे लोग लेकिन कोई बेजा तारीफ भी हो जाती है। अच्छा, चलिए, अभी मैं आपसे पूछूंगी ना, इनसे ही शुरुआत करूंगी, ये क्या करती हैं या इनके साथ बचपन से क्या होता रहा, वो भी मैं पूछ लूंगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारा सब्जेक्ट इस वक्त चेंज हो गया है और हम अब बात कर रहे हैं उन माओं की, या हम सबके एक्सपीरियंसेस पूछना चाहते हैं कि भाई अम्मियाँ जब तारीफ़ करती हैं, हमारी जितनी हुई या हमने अपने बच्चों की जितनी तारीफ़ की, क्या कभी बेजा तारीफ़ भी होती है? और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बेजा तारीफ़ करने से बच्चों के नफ्सियात पे क्या असर होता है, इस टॉपिक पे हमें बात करनी है। लेकिन उससे पहले, ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी और उन्होंने अपना एक मसला डिस्कस किया था। मारवी मेमन हमारे साथ मौजूद हैं और आप उसके रिजल्ट बताने वाली थी। क्या नाम? आमना है और वो वाइफ ऑफ अब्दुल रज़ाक थी हैं, और वो कराची ईस्ट से उनका ताल्लुक है। उनका PMT स्कोर 32 है। अब हम 16.170 से सबसे कम जिसका स्कोर होता है उनको हम ये फैसिलिटी देते हैं। क्योंकि वो 16.17 से ऊपर है 32 पे, तभी उनको ये फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन वो परेशान नहीं हो, शायद नेक्स्ट रीसर्वे में उनका जो स्कोर है वो कम हो क्योंकि उनकी गुर्बत बढ़ चुकी हो, तो नेक्स्ट सर्वे का वेट करें। नेक्स्ट सर्वे इज ऑन इट्स वे।
ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा इनसे वैसे बात करेंगे ये वाली भी टॉपिक के हवाले से, और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अब ये होस्ट माहिन होस्टिंग तो करती रही है, लेकिन मैं इनको अब खास तौर पे होस्ट माहिन कहना चाहती हूँ। और साथ में माहिन जो हैं वो अब उनको एक और एजाज़ हासिल है कि चेयरपर्सन फॉर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ FPCCI फॉर मीडिया की यस चेयरपर्सन है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो आपको इसके लिए भी मुबारकबाद ऑन एयर देना चाहती हूँ। वैसे तो मुबारक काफ़ी हो गई, चले, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा इनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, जो हम सब मिलके जब एक साथ होते हैं तो सब एक दूसरे के बच्चों को भुगत रहे होते हैं और सब डिस्कस भी यही कर रहे होते हैं डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो आज इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या करती हैं। एंड वी हैव हमारी टीवी आर्टिस्ट हैं, आप सब इनको जानते हैं, राशिदा तबस्सुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जिनके चेहरे पे हमेशा तबस्सुम रहती है, और चाहती हूँ कि सबके चेहरे पर रहे, सबके चेहरे पर रहे। अच्छा, उसके लिए कोशिश करती हूँ। ओके, आपसे भी आपकी कहानी सुनेंगे, लेकिन आपसे ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि ब्रेक से पहले हमने लिंक दिया था कि आपकी कितनी तारीफ हुई बचपन से, ये भी बताना है, और दूसरा हिस्सा ये कि आपने अपने बेटे की कितनी तारीफें की। लेकिन बात ये है कि हर माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़ के कोई नहीं होता और हर माँ के लिए और हर बाप के लिए वो एक बायसे फ़ख्र होते हैं, या कभी बायसे नॉट सो फ़ख्र होते हैं। तो बेशक घर पे तो सबको डांट पिटती होगी, बच्चों को घर पे ही डांट पिटती है, लेकिन मैंने नोट किया है कि जब बाहर माँ बाप जाते हैं तो वो दे बोस्ट अबाउट देयर चिल्ड्रन, है ना। घर पे तो घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन बाहर जो है दे आर प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो बट ज़्यादा इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर नज़र लग जाती है। सो मैं ज़्यादा नहीं बात करती, बट माशाल्लाह ऑब्वियसली आई एम अ प्राउड मदर। अच्छा, आई एम अ वेरी प्राउड मदर। ओके, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मियां वाली से बात कर रही हूँ, सलमा नाम है मेरा। जी सलमा, फरमाइए। मैम अस्सलाम वालेकुम, मैं मारवी से बात करनी थी। कीजिए बात। क्या हाल है आपके? मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्रिया। मैम मेरी वालदा लेती थी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे ना जी, तो मेरी अब वालदा के अब्बा हो गए हैं पैसे, तो वाले साहब मेरे हैं हार्ट पेशेंट। हेलो जी 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 जी, हमें आवाज़ आ रही है। तो अब उसे ना पैसे नहीं मिल रहे, तो प्लीज आप ना ठीक है कार्ड बना दें, CNIC नंबर लिखवा दे टीवी चैनल को, और फिर हम आपको इसके रिजल्ट्स देते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर आप अपना लिखवाइए, मेरी टीम को फ़ोन मत रखिएगा, उनको नंबर लिखवाइएगा, फिर आपसे ये लोग रब्ता कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, ज़रा आप लोग बताइए, और आपने सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की हैसियत से नहीं बताना, जो आप देखती रहती हैं ना वो सब भी बताना है कि होता क्या है। जी माहिर। नॉर्मली ये होता है कि आप बच्चों को बूस्ट करें, घर में ज़्यादा करें, क्योंकि उनको एक मोटिवेशनल चीज़ चाहिए होती है कि हर वक्त पेरेंट्स मोटिवेट करें, मगर उनको दोनों चीज़ें दिखानी चाहिए। मैं थोड़ा सा उनको दी अदर साइड भी दिखाती हूँ कि देखो गुर्बत में भी बच्चे किस तरह कर रहे होते हैं, इस तरह सारी चीज़ें, ताकि उनको पता रहे कि व्हाट दे आर ब्लेस्ड विद। उनको तारीफ करते हैं मगर एक लिमिटेड करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये तारीफ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अक्सर जो मम्मीज़ की गैदरिंग होती है उसमें मुझे लगता है कि अनअनाउंस सा एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक ने तारीफ की तो फिर दूसरे ने तारीफ की, फिर तीसरे ने उससे बढ़ के तारीफ की, फिर पहली ने वापस आके उसकी तारीफ की। बहुत होता है, मगर मैं चुप रहती हूँ। मुझे लगता है कि इतना बूस्ट करने से फायदा नहीं है। मतलब आप वो एक होता है कि बच्चे को वो कर रहे हैं, मतलब उधर बच्चे मौजूद नहीं है, वो सिर्फ नहीं होती, मगर मुझे फिर भी इतना अजीब सा लग रहा होता है। मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ कि अच्छे हैं, सारा कुछ है, बिकॉज मुझे होता है इस कंपटीशन में फ़ायदा नहीं है कि आप एक के ऊपर एक आपको पता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं माशाल्लाह, एंड यू आर प्राउड ऑफ इट, सारी चीज़ें। मगर अगर आप एक्स्ट्रा भी बच्चों को घर में भी कर दो ना, तो थोड़ा वो रिलैक्स और थोड़ा वो बिगड़ जाता है। मैंने तो वो भी मम्मीज़ देखी कि अगर 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं ना, तो वो भी बैठ के डिस्कस करी होती है कि हमेशा इसके 10 on 10 या 9 on 10 आते हैं। अब 8 आए तो हमने यूं किया, फिर उसने यूं किया, मतलब वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बहुत हो जाती है। आपके अपने बच्चों में इतना डिफरेंस होता है पढ़ाई में, चीज़ों में, तो कभी भी किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो बाहर वाले बच्चे हैं या अपने बच्चे। सबको उनके हिसाब से जो उनकी चीज़ है, लेकिन माहिर मुझे लगता है कि ये बातें हम सिर्फ टीवी पर ही कहते हैं, कभी कभी कर ही देते हैं। करती हूँ, देखो अपनी बहन को नहीं करती, बिल्कुल ऐसे नहीं करती। हाँ, कभी कभी कर देते हैं, रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। मगर सबसे बड़ा चीज़ ये होती है एज अ वर्किंग मदर, पेशेंस दिखाना बच्चों के साथ, ये बड़ा वो होता है। मेरा इसमें एक पॉइंट है, सॉरी मेरे सब्जेक्ट ही से लिंक्ड है, कि हमारे जो एलीट क्लास के जो बच्चे हैं
थोड़े डिसकनेक्टेड हैं हमारे जो वल्नरेबल क्लास के बच्चों से, you're right. और उनका कोई लिंक बनता नहीं है। हमने इसके लिए एग्रो या यूनिवर्सिटी बडीज़ का सिस्टम शुरू किया हुआ है। अच्छा, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो उस इलाके के जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ बडी बने और उनको वो चीज़ें स्किल्स सिखाएं अपने स्पेयर टाइम में और उनके साथ स्पेशल इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स करें। तो ये एक आइडिया हमने लॉन्च किया है। ये अभी तक दौड़ा नहीं है, इसको दौड़ना चाहिए। तो मेरी यूथ को यही इल्तिजा होगा, हाँ, अवेयरनेस और प्लस हमें भी टाइम कम मिला इस मौजू पे काम करने के लिए, बट दिस वाज वन आइडिया आई हैड। ये अच्छा है, बट आपको डेफिनेटली अपने बच्चों को इनकरेज तो करना चाहिए। पेरेंट्स को है कि इनकरेज करें बच्चों को भी इन चीज़ों में ना। अच्छा, आप बताएं। अच्छा, मैं इस मामले में बहुत कंजूस हूँ ना, मुझे लगता है कि कहीं और जाके तारीफ़ करना मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि बच्चों की तारीफ़ घर में हाँ ज़रूर उनको बताना चाहिए कि आपके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, और उनको पॉलिश करें आप। लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरों के घर पे बैठ के अपने बच्चों की तारीफ़ करना ये मुझसे नहीं होता। बल्कि अभी मैं अपना एक बिल्कुल अभी 10-15 दिन पहले का किस्सा है कि मैं अपनी जो बच्ची है उसकी फ्रेंड के घर गई, तो उनकी मदर अपनी बच्ची की बहुत तारीफ़ कर रही थी, इतना ख्याल रखती है, ये करती है, वो करती है, यार आजकल तो मुझे ये है। और फिर वो रिमा की तारीफ़ करने लगी, मेरी बेटी की ना। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है? तो कह रही क्यों, ऐसा नहीं है, बहुत केयरिंग है ये। मैंने कहा हाँ है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप बता रही हैं, यहाँ आके करती होगी। तो वो मेरी बेटी कहने लगी, आप मम्मा घर आके बोली आप कितनी ख़राब है ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं, उनकी मम्मी देखा ना, वो कुछ भी नहीं करती है, वो झूठी तारीफ कर रही थी इतना। तो मैंने कहा तो फिर और जो वो मेरे बारे में कह रही थी तो आप कह रही थी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करती है, तो यहाँ करती है। तो मैंने कहा हाँ जाहिर है कि आप घर में तो वैसा नहीं करती, आप वहाँ जाके कर रही थी। और मैंने कहा दूसरी बात ये है कि अगर आप अच्छा कर रही थी तो वो आपकी तारीफ कर रही थी, वो मुझे अच्छा लग रहा था। आपके बच्चे कुछ भी अच्छा करते हैं और दूसरी तारीफ करते हैं जब आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं उन माओं में से हूँ कि जब बच्चों की तारीफ कहीं बाहर जाके, अब जैसे मेरी बच्ची है हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो उससे पहले क्या था कि वो A लेवल करने के बाद उसने कहा कि मुझे कराची यूनिवर्सिटी नहीं जाना मामा। मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि वो एनवायरनमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। वो गई, हाँ कोई भी रीज़न होगा, कोई भी रीज़न, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब आपको अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको खुद मेहनत करनी है। और वाकई उसने मेहनत की और आज आपने उसकी तारीफ ऑन एयर की। नहीं, ऑन एयर नहीं की, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चे को कहें कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप वो कर सकती हैं। वैसे मैं आपसे एक दुख शेयर करूँ, हमारे घर में घर में बहुत सारी बातें होती हैं और घर में आपके डोमेस्टिक हेल्प होती है जो घर में आपके काम कर रहे होते हैं सब कुछ। तो उसमें एक हमारी आंटी हैं जो खाना बनाती हैं, और अगर कभी मेरी अम्मी से एक दफ़ा बहस हो रही थी किसी बात पे और मैं उनको अपना पॉइंट क्लियर करी थी, तो उन्होंने कोई बाद में मेरी अम्मी से कहा मेरी बेटी ने आज तक कुछ बोला नहीं है सामने से। तो मतलब वो वाला कंपटीशन इतना संगीन था, वो मेरे सामने तो उस वक्त उन्होंने नहीं बोला, बाद में मेरी अम्मा ने बताया देखो आंटी भी ये कह रही थी। तो ये सब अपने अपने बच्चों की जो तारीफ़ करते हैं ना और दूसरों को मुसीबत में डालते हैं, ये ना किया करें। अच्छा फिर आप बताइए। देखिए दो बातें होती हैं, एक एप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को या किसी भी शख्सियत को करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट में मेरा बात करने की बड़ी एक अंदर से फीलिंग आ रही थी, तो वो तो खैर टॉपिक निकल गया, बट कहीं कनेक्ट कर लूँगी। हाँ, क्योंकि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो हर रोल की होती है, वेदर इट्स वुमेन, इट्स चाइल्ड, इट्स हस्बैंड और मेल पर्सन, हर रोल की एक एम्पावरमेंट होती है जो देना माशरे का हक है। जब आप बच्चों की बात करें, देखें एक होता है अप्रिशिएट करना, एक होता है बेजा तारीफ करना, तो इसमें बड़ा एक फाइन सा फर्क है। और ये फाइन सा फर्क, सो सॉरी कत्ते कलामी हो रही है लेकिन हमें ब्रेक लेना है, तो ये जो फाइन सा फर्क है ये आप समझाइएगा, आप ही से आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया मारवी, आप हमारे साथ मौजूद रही और यू कीप कमिंग बैक, या फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे फील्ड ट्रिप्स पे अब हम आपको ज्वाइन करेंगे और आपको वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ ये जाती हैं। और जो इन्होंने छापे की बात की तो छापा भी मार लेंगे एक साथ ही, और खाना भी खाएंगे, वही वाली दालें, वही वाली सब्जी और वही जो इन्होंने बातें की थी वो खाना भी खाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग once again। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और अभी हम कुछ बातें कर रहे थे जिसमें माहिन की भी आंखें खुल गई और वही बात थी जो सुबह मैंने आपसे की थी कि थोड़ा सा ख्याल रखें भाई, आप जो लोग फेक हैं और जो लोग सही हैं, मुस्तनद हैं, ये आपने खुद ख्याल रखना है और हर मामले में रखना है। और इस मामले में ख़ास तौर पे जहाँ आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी सेहत या आपकी खूबसूरती स्टेक पर हो। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट ये है कि बेजा माएँ जब बच्चों की तारीफ़ें करती हैं तो उससे होता क्या है। और हमें अभी डॉक्टर ताहिरा ब्रेक से पहले बता रही थी कि एक बड़ी थिन सी लाइन होती है अप्रिसिएशन में और बेजा तारीफ में। तो प्लीज़ कंटिन्यू। जब हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो एप्रिसिएशन एक ऐसी ज़रूरत है, अगर वो नहीं होती है तो उसके बाद परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके रवैये पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बेजा तारीफ अगर आप करते हैं तो वो आपके रवैये को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। जहाँ आपने कहा था कि इधर उधर जो हो रहा है वो भी बताना है, तो जो मेरा एक मुशाहिदा है माशरे में, अगर आजकल आप देखें तो हर कोई बेजा तारीफ कर रहा है और जहाँ एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड होती है आपको पता भी नहीं होता कि आपके बच्चे में एक अच्छी खासियत है जिसको आपने अप्रिशिएट करके स्ट्रेंथन करना है। हम क्या करते हैं कि बस जो ज़ाहिर देख लिया ना उसकी तारीफ कर दी। और अगर आपके बच्चे ने, आपने जैसे कहा कि माएँ बैठी तारीफ करती हैं, वहीं अगर उसने कोई गलत हरकत कर दी तो कहती है इसने पहले कभी नहीं किया, इसने बस आज ही हरकत की है। इस पे तालियां तालियां भाई तालियां, सही कह रही हैं आप। तो ऐसा नहीं होता, वो पहली हरकत उसने आज ही कहीं से पता नहीं आज ही कर रहा है, आज ही ऐसे, आज नींद नहीं पूरी हुई इसकी। कभी कभार ऐसे बच्चे बिहेव भी करते हैं बिल्कुल आउट ऑफ द वे, जाके आपको ऐसी कर देते हैं कि आप भी सरप्राइज हो जाते हैं। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि वो बच्चे ने पहली दफ़ा नहीं किया होता, आपने पहली दफ़ा देखा होता है। नहीं, एक्चुअली ये होता है कि अगले के घर जाते हैं, वो बच्चा पहले से कर रहा होता है, वो उसी टाइम वहीं अडॉप्ट, बुरी आदत तो बच्चे ऐसे अडॉप्ट करते हैं कि वो उसी टाइम ऐसा करके दिखाएगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बड़ी केयरफुल होती हूँ कि जिन बच्चों में वो बच्चे जा रहे हैं उनमें कौन सी, पहले उनको मैं स्टडी करती हूँ और फिर मैं जहाँ से पिक करती हूँ, जहाँ जिसने जो पिक करना होता है वो पिक करके आ जाते हैं, पिक कर लेते हैं। और देखिए पिक करने में कोई बुराई नहीं है, बच्चे इतने वल्नरेबल एज में होते हैं कि वो, उनको नहीं अंदाजा कि क्या उन्होंने सीखना है क्या नहीं सीखना है। ये वालिदैन के हाथ में होता है कि क्या उनकी शख्सियत का खासा बनाना है और किस चीज़ को उनकी शख्सियत से ख़त्म करना है। अब आपको अगर बहुत देर से पता लगा कि ये चीज़ बच्चे ने पिक कर ली और वो उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उसकी पर्सनैलिटी से ख़त्म करना। लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप इतना कनेक्टेड हैं कि आपको फ़ौरन से पता लग जाता है कि आज मेरा बच्चा जो है हरकत कर रहा है ये किसी और से आज ही सीख कर आया है, तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों पे भी इम्प्रेशन होता है माँ बाप का, बहुत छोटी एज में भी, 5 साल में भी उनको पता होता है, आइडिया होता है कि ये चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी, और ये भी है। और कहाँ ब्लैकमेल करना है वहाँ भी समझ। लेकिन आप उस इम्प्रेशन में उनको कैसा रखते हैं, वो किसी जगह आपसे डर के या आपका लिहाज करके जो कुछ भी है वो उस आदत को आपके सामने नहीं दोहराते, ये भी बात है। देखिए आजकल ये भी है ना कि बच्चों के हाथ में वालिदैन की दुखती रगे हैं, बिल्कुल उल्टा हिसाब है। पहले हमारे टाइम पे ये था कि मतलब हम डरते, हमारी अम्मी को पता होता था कि किस वक्त इसको क्या एक्सप्रेशन देना है, तो आपने फौरन से अपनी औकात में आ जाना है। अब इट्स टोटली डिफरेंट, अब बच्चा आपको आंख दिखाता है एंड नाउ यू हैव टू रियलाइज कि आपने इसको किसी के सामने नोचना है, घूर के देखना है या कुछ भी नहीं कहना। पहले हमारे पेरेंट्स क्यों नोच रही हैं आप, ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चे कहते हैं घर जाके मारेंगी तो नहीं, हालांकि वो माएँ कभी नहीं मारती, उनके हालात देख के लग रहा होता है, बट वो बच्चा सब में आपको कह देता है कि घर जाके मुझे मारेंगी तो नहीं। पहले ये होता था कि बचपन में आंखें अम्मी दिखाती थी या नानी, तो आप सीधे होके बैठ जाते थे कि बस अब खैर नहीं है, घर जाके तो डांट पड़नी है, वही आंखों से इतना डर हो जाता था। अब मैं अगर कभी ऐसे करती हूँ ना तो वो 2 छोटे तो मेरे जो लड़के हैं वो करते ही नहीं कि क्या मतलब है, और बेटी को बोल रही ऐसे कर रही हूँ आराम से, यू नो कि किसी को फील हो, मामा आंखें क्यों दिखा रही हैं, बिल्कुल मामा, आई मीन इतने एम्बैरेसमेंट हो जाती है उस टाइम कि आप किसी को पता नहीं चलना दे रहे कि आपको ये हरकत नहीं समझ आ रही है, ये वो कौन सी बात ऐसी कह रही है जो बोलने तभी दिखा रही होती होंगी ना जब कोई वो गलत हरकत कर रही है, गलत सेंस कि कोई चीजें नहीं बोलने वाली और वहाँ बोल रही हैं बैठ के घर की, तो वो एक होता है। तो आपने आंखें दिखा दी तो अगले को समझ आ गया। कहने का मतलब ये है कि अब माँ बाप को थोड़ा सा अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है टोकते हुए बच्चों को, कि कहाँ टोकना चाहिए इनको या नहीं टोकना चाहिए इस महफिल में। इसी तरह से होता है कि एक हमारे यहाँ आए थे मेहमान, तो हुआ ये कि उनकी 2 छोटी बच्चियाँ थी ना, तो जब चाय बनाने का इशू आया तो मैंने पूछा कि बच्चियाँ चाय पीती, उन्होंने कहा नहीं मम्मा पीते तो हैं, आप मना क्यों कर रही हैं। मैंने इनको आदत ही नहीं डाली, उन्होंने आगे जुमला ये भी कहा था कि मैंने आदत ही नहीं डाली, चाय वाय क्या बच्चों को पिलाना, तो कहले मम्मा पीते तो हैं, मतलब धीरे से ही बोला लेकिन मुझे सुनाई पड़ गया। मैंने कहा कि अच्छा लेकिन क्या ये बेजा तारीफ की वजह से, फरजाना आपको क्या लगता है कि बेजा तारीफ या इतना हमने बच्चों को सर पे चढ़ा दिया कि वो बच्चों को मेरे ख्याल से आजकल के जो हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने हमें मतलब एक रोब में रखा हुआ था और हम लोग डरते भी थे, और अब तक वो डर है
इज्जत है मतलब माँ बाप के लिए। लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं, मैंने जो मतलब ऑब्जर्व किया है, वो टोकते नहीं है किसी, वो कहते हैं नहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा अगर इसको हम किसी भी चीज़ के लिए मना करेंगे ना। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। मेरे अपने बच्चे जो हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं कभी भी मतलब मैंने उनकी बेजा तारीफ़ नहीं करी है, लेकिन ये जैसे मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि उससे ज़्यादा खुशी होती है कि दूसरा आपको, जब दूसरे आपके बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुद तारीफ़ करके इतनी, क्योंकि आपके अपने बच्चों को पता होता है कि आपके बच्चे कैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा जो पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं, तारीफों पे तारीफें कर रहे होते हैं, और बच्चों में वो क्वालिटी दिख भी नहीं रही होती, बिकॉज अब इतने हम लोग प्रैक्टिकल हैं कि हमें दिख जाता है कि बच्चा और कई बार पेरेंट्स की पर्सनालिटी से भी पता चल जाता है कि ये क्वालिटी बच्चे में होगी नहीं, क्योंकि ब्रॉटअप भी पता चल रहा होता है, मगर वो ख़राब कर रहे होते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे को पता है कि वो माँ ने तो तारीफ़ करनी है, बाप ने, अगर मैं करूँ नहीं करूँ, कुछ बनूँ नहीं बनूँ, कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते वो उसका फिर असर ये होता है कि बड़े होते हैं ना तो कॉलेज में भी नहीं पढ़ रहे, मगर माँ कवर अप कर रही होती, नहीं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे होते हैं पीछे। एक माँ जो कहती है मेरे बच्चे के 10 आउट ऑफ इतने, वो कहती है अच्छा तुम्हारे बच्चे के इतने कम है, मेरे बच्चे के तो इतने ज्यादा है। इस तरह भी हो रहा होता है। और भी चीजें, ये पता नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है जिसमें हम बच्चे की वेलफेयर को कम कर देते हैं और अपनी वैल्यू को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले ये होता था अगर कोई फेल होता था, मुझे याद है, तो वो माएँ बता देती थी कि ये फेल हुआ है, इसलिए कि उसको शर्म आए और आइंदा वो ना करे। अब जो है अब ऐसा नहीं होता। खैर, एक ब्रेक आ गया है। आपको क्या लगता है बेजा तारीफ कब कब होती है, कौन सी होती है? कोई खास पॉइंट पे आप ट्रिगर करना चाहें उसको भी शेयर कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बच्चों की बेजा तारीफ, जबकि बच्चे हमारी ज़िंदगी में हमारा असासा है, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है। आप काम कर रहे हों, आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, जब बच्चा आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपकी ज़िंदगी बस उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगती है और बस वही आपकी ज़िंदगी का महवर या ख़ास अटेंशन उसी की तरफ होती है। लेकिन हम उसी अब जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं, स्कूल वाले अलग कहते हैं मारें नहीं, डांटें नहीं, प्यार से बात करें। हर बच्चा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप अप्रिशिएट करते रहें तो वो और अच्छा करते रहते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत डांट या मार की ज़रूरत होती है। आई बिलीव दैट। आपको लगता है लड़कों में ज़्यादा होती है? हाँ, लड़के थोड़े नॉटी होते हैं, थोड़ा सा जजमेंटल एटीट्यूड होता है लड़के। लेकिन ये है कि पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। कुछ चीज़ों के लिए आप अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और अच्छे से आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती हैं। बट कुछ काम अगर बच्चा गलत कर रहा है और वो आपकी वैल्यूज को डैमेज कर रहे हैं तो उस पर पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये स्कूल्स में भी होता है, पनिशमेंट का लेवल होता है। अब अगर आपने स्कूल्स में दिखाते हैं मार मार के बच्चे का सत्यानाश कर दिया ना, वो अस्पताल पहुंच गया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने उसके लिए कोई ऐसी पनिशमेंट रखी है जो इनह्यूमन बिहेवियर नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक है और ये होनी चाहिए। इसको कि हमारे टाइम स्कूल में ये होता था कि अगर कोई इस तरह करता था मस्ती या बदतमीजी तो उसको बस क्लास के बाहर सामने खड़ा कर देते थे कि प्रिंसिपल जाएगी तो देखेगी तो सबको पता चलेगा। ये हमारे टाइम में जो पनिशमेंट्स थी, जो बात होती थी वो शर्म आती थी, बाहर खड़े हुए तो पूरी स्कूल अगर सबने देख लिया कि मैंने गलत किया तो वो रिस्पेक्ट की बात थी। अब आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा। आजकल जैसे हम बेजा तारीफ की बात करें, आप देखें ना, अगर आप 4 खवातीन बैठ के बेजा तारीफ कर रही हैं तो बच्चा जब वो सुन रहा है तो उसको पता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। उसको नहीं पता कि अब वो आप तारीफ कर रहे हैं या उसके पीछे आपके जहन में क्या है, आपने दूसरी वाली को ज्यादा अच्छी माँ बन के दिखाना है, उसको नहीं पता। उसके जहन में ये चीज़ आ गई कि मेरी माँ जो है वो झूठ बोल सकती है और मेरी माँ झूठ बोलती है। ये एक एस्पेक्ट को अपने साथ लेकर चलेगा। आपकी बात पे उसका ट्रस्ट खत्म हो गया। अब आप उसको जितना मर्जी के बेटा अच्छे बच्चे बनोगे तो लोग पसंद करेंगे, उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि आप तो बात ही गलत कर, चाहे कुछ भी हो आपने तो यही कहना है। आयशा की कॉल है, आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका टॉपिक आज बहुत ज़बरदस्त था और है बल्कि तो क्योंकि बच्चों के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि बच्चे तो बुनियाद होते हैं। और जो है मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहूँगी कि बच्चों की ना तो बेजा तारीफ करनी चाहिए और लेकिन ये है कि उनको अप्रिशिएट इतना ज़रूर करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमने की शुरू में। जी तो लेकिन ये है कि बाज़ माएँ वाकई में बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करती हैं और बाज़ माएँ ना उनको दूसरे बच्चे से कंपेयर करती हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बात आयशा मैंने देखी है जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। माएँ ज़ाहिर है अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है,
कुछ माएँ मैंने ऐसी देखी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की इतनी अपीयरेंस की तारीफ़ की है कि ज़िंदगी में वो कुछ और नहीं कर पाए, उनको बस यही कॉन्फिडेंस रहा कि हम बहुत खूबसूरत हैं तो हम जो करना चाहेंगे वो हम कर लेंगे। और ये लिटरल है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने 1-2 केसेस देखे हैं जहाँ बच्चों को माएँ इतना इस बात पे कॉन्फिडेंट कर देती हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अकल की कोई बात नहीं करती, पढ़ाई की कोई बात नहीं करती, हुनर की कोई बात नहीं करती, बस ये कहती रहती हैं ये बहुत खूबसूरत है, यानी इसकी जिससे शादी हो रही है तो ये बहुत अच्छा है, अगर बेटा है बेटी है तो ये बहुत अच्छी है, वो तो ठीक है मियाँ तो ठीक है। ये इतनी बच्चों के अपीयरेंस की तारीफ करते हैं कि वो मुझे नहीं लगता कि वो साइकोलॉजिकली ग्रो कर पाते हैं। नहीं, और फिर ऐसे बच्चे पता है जहाँ उनकी तारीफ नहीं हो रही होती तो वो सोचते हैं कि वो जगह अच्छी नहीं लग रही होती उनको ना, उनको लगता है यार मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो वो अटेंशन सीकर भी हो जाते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो जाते हैं और प्रोफेशनली वो बहुत, मुझे ऐसा लगा 2-3 केसेस में देख के कि प्रोफेशनली उनकी कोई ऐसी खास पैशन नहीं होता कि हम ये आगे करें या आगे बढ़ें, क्योंकि वो उसमें वहीं तक स्टक रहते हैं कि बस हम इस पे तवज्जो होती है। एक बात और भी है, जहाँ हम तारीफ की बात कर रहे हैं कि बच्चों की तारीफ करनी चाहिए, घर में करनी चाहिए, लेकिन बच्चों की कमियां ज्यादा बतानी चाहिए, क्योंकि बाहर वाले नहीं बताते। बाहर वाले तो आपकी तारीफ ही करके बता रहे होते हैं बच्चों को, यानी कमियां बतानी चाहिए। अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है तो कह नहीं तू बहुत अच्छा किया यार, तूने ये तो बहुत ही अच्छी बात की। लड़कों में लड़कियों में सब में है ये वाली बात, तो वो पेरेंट्स बता रहे होते हैं, तो आप तो ऐसे कह रही हैं, बाहर तो ऐसे कह रही हैं, बाहर वाले आपको नहीं बताएंगे, घर वाले बताएंगे, तो घर में ही तनकीद होनी चाहिए मेरा ख्याल। अच्छा, एक और चीज़ भी है डॉक्टर ताहिरा कि हमने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा एम्पावर्ड कर दिया है कि अगर उसका टीचर से मसला है तो हम टीचर से लड़ने चले जाते हैं, मोहल्ले में किसी से मसला है तो हम वहाँ लड़ने चले जाते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। अच्छा, हम तो इतनी हिम्मत भी नहीं करते थे, टीचर की भी ऐसी रिस्पेक्ट करते थे कि जाके अम्मा अब्बा से शिकायत भी नहीं करते थे। अब तो बच्चे शिकायत करते हैं, बाकायदा बोलते हैं ये अच्छी नहीं है, ये गंदी है, ये, तो वो वहाँ पर माँ बाप की काउंसलिंग आ जाती है ना कि आप उसे तमीज़ तरीका कितना सिखा रहे हैं। उनकी इज्जत करेगा तो आपकी भी इज्जत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना, ये सारी इंटरलिंक्ड है और यही वजह है कि आपको माशरे में हर तरह का बिगाड़ मिलता है। आपके पास वो बच्चे भी हैं जो कत्ल भी कर रहे हैं उठ के, आपके पास वो बच्चे भी हैं जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ शक्ल के बल पे उनको लगता है कि वो दुनिया फतह करेंगे। राइट, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ गई है न्यू जनरेशन। उसकी रीज़न क्या है, जैसे आपने कहा कि देखें, आपने एक हम पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, आप स्कूल्स में आजकल काउंसलर होता है, काउंसलर हो गया, ट्यूटर हो गया, आप सब डिफरेंट एंटिटी हो। राइट, ठीक है, ओनरशिप नहीं है बच्चे के लिए। घर पे जरा बच्चे ने कुछ स्कूल से सीख के आया होगा, ठीक हो गया, टीचर ने अगर उसको कोई पनिश किया है तो आप एक दफ़ा सेकंड थॉट दें कि आपका बच्चा आपको अगर इतना ज़्यादा इरिटेट कर सकता है कि आपका थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए तो उसने टीचर के साथ क्या सलूक किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रियलिस्टिक बजाय इसके कि आप टीचर के साथ एम्पथाइज करें और आप इस चीज़ को ऑन करें कि वो आपके बच्चे को एक तरबियत दे रहा है, आप उस चीज़ से बिल्कुल डिसओनरशिप में आ जाते हैं। बात जब टीचर की आती है तो आजकल स्कूल्स के अंदर टीचर सबसे 2 काम हमारे माशरे में आजकल आसान हो गए। मैं हमेशा कहती हूँ, एक टीचर बनना और एक शादी करना, जिसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जैसे भी हो, जो आपकी तालीम हो, जो आपका उठना बैठना हो, आप ये 2 काम कर सकते हैं। टीचर हमारे पास इस लेवल के आगे जिनकी कोई ग्रूमिंग नहीं है, जिनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनकी कोई ओनरशिप नहीं है, उनको महीने के आखिर में सैलरी चाहिए, बच्चे की तरबियत क्या होती है उनको नहीं पता। 2+2 4 बताया जाता है ना कि जब तक शादी नहीं हो रही, लड़कियां जॉब कर रही, वो स्कूल में कर रही है, 2+2 4 बताया जाता है। टीचर का पेशेंस नहीं है, टीचर का बच्चों ओनरशिप नहीं है। प्लस हमेशा अब मैंने एक और चीज़ सीखी अपनी लाइफ में 3 बच्चों के साथ कि बच्चों पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल उनको दो, कॉन्फिडेंस के लिए उनकी बात सुनो पूरी। क्या अगर वो कुछ गलत तो नहीं कह रहा, सुनो, दोनों तरफ की एनालाइज करो, उसके बाद डिसाइड करो और जाके बात करो। लड़ने को नहीं बोल रहे बट बात करने को, आप डिसाइड करो। हाँ, एंड आपको भी पता है कि बच्चे को, बिकॉज कभी कभार ये होता है कि हम बच्चों को ओवरलुक कर जाते हैं, हम नहीं ये हम एक हमारा ये चीज़, एक हमारी जिस तरह तरबियत हुई है, मगर अब जो सोसाइटी की चीज़ें ना बहुत डिफरेंट हो गई, डायनेमिक्स इतने चेंज हो गए, तो बच्चों को ये होता है कि बच्चे आपको बोलते रहते हैं, आप अपने उसमें रहते हैं। कभी मैंने ये करके देखा, फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, अगर ये बच्चा बार बार एक चीज बोल रहा है तो दे मस्ट बी समथिंग, बच्चों को फील हो जाता है। अगर ये इनके साथ बच्ची बैठी होगी, उसको फील आ जाएगा कि इनमें कितनी वार्मथ है, कितने प्यार से वो कर रही हो, क्या फीलिंग्स, क्या वाइब्स दे रहे हैं। बच्चे आजकल बहुत होशियार हैं, उनको पता होता है, बच्चा आपसे शेयर भी नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा इख्तिलाफ है ना वो ये है कि आप डिसाइड करें, आप बात सुने एंड देन आप डिसाइड करें।
ये जो बच्चे टीचर के बारे में कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, यही वही बात जो नुसरत ने भी कही कि वो करते करते ये लेवल आएगा कि एक दिन वो आपके ऊपर भी कमेंट्स पास करेंगे। वही एनालिसिस करिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम है टीचर में, आपको पता चल जाए। अपने बच्चे का पता होता है, और अगर बच्चा कोई बात कह भी रहा है, टीचर की शिकायत कर रहा है या अपने किसी घर के बड़े की शिकायत कर रहा है, तो माँ बाप को ये कहना चाहिए कि तुमने भी कुछ किया होगा जो टीचर ने तुम्हारी एनालाइज करनी चाहिए सिचुएशन। इस पे हम दोबारा बात करेंगे, एक ब्रेक आ गया, उसके बाद वी विल बी राइट बैक। आज बात हो रही है बच्चों की बेजा तारीफ पर। तो जनाब, बच्चे नासमझ होने के साथ साथ मन के सच्चे होते हैं और सामने वालों को भी सच्चा समझते हैं। माएँ अक्सर अपने बच्चों की शरारतें या फिर नालायकी छुपाने के लिए लोगों के सामने बेजा तारीफें करती नजर आती हैं और वो उन तारीफों को सच मान जाते हैं। इन्हीं तारीफों की वजह से बच्चों पर मनफी असरात कुछ यूँ नुमायां होने शुरू हो जाते हैं और हर वक्त आगे बढ़ने या कुछ करने से कबल ये सोचकर रुक जाते हैं कि कुछ करूं ना करूं, तारीफ तो होनी ही है। आया बेजा तारीफ जहां बच्चों को कुछ करने पर उकसाती है, वहीं उन्हें कुछ ना करने पर भी मजबूर करती है। आइए देखते हैं इस बारे में आज के एक्सपर्ट क्या कहते हैं। वेलकम बैक। और आज के एक्सपर्ट्स के पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है और उस पे माँ बाप कुछ नहीं कहते। नहीं, मैं तो क्या समझाती हूँ, डांटती भी हूँ, करती हूँ, दोनों को करने की कोशिश। मगर सुनते नहीं, बच्चे को जब पिटते हुए देखें आप तो आपको कैसा लगेगा? ये मैं पूछ रही हूँ, जब आपका बस नहीं चल रहा होता कि आप क्या करें, अब ये इनकी अम्मा क्यों नहीं रोक रही? नहीं, तो आप बोल दें कि भाई आप बच्चे को तरीके से समझा के अलग कर दें, बिकॉज़ अगर पेरेंट्स खुद नहीं बोल रहे तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं बोल रही है ना? हाँ, बहुत बोलना पड़ता है, तो फिर वो अलग लगता है एकदम यार कि क्या हो रहा है। मैं तरीके से बोल देती हूँ, चाहे बुरा लगे अच्छा, मगर चाहे, क्योंकि हमारे बच्चे भी उनको मार सकते हैं थोड़ी देर बाद, तो इसलिए मुझे बड़ा होता है कि तरीके से प्यार से अलग कर दो, बोल दो और बिठा दो। अच्छा, ये भी होता है कि आप कहीं गए, आपका बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, अब वो ये चीज़ उठा रहा है, वो चीज़, अब जिसके घर गए उसका तो दिल बेचारे का बैठा जा रहा है कि इसकी अम्मा बोलेगी, कुछ बोलेगी, फिर वो ही कहती यार बैठ जाओ बच्चे, क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ लोग कहते हैं रिलैक्स, इसका कोई मसला नहीं है, तुम्हें चोट ना लग जाए तो तुम बैठ जाओ। ये भी होता है। देखो ग्लास तुम्हारे पाँव पे गिर जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी, ग्लास का कोई मसला नहीं। मगर एक और चीज नोट की, हम ब्रेक में बुराइयां कर रहे थे बच्चों की, हर अपने अपने बच्चों की आइडेंटिफाई कर रहे थे। यहाँ तारीफें नहीं चल रही थी, वैसे हम ऑन एयर बात कर रहे हैं ना कि लोग तारीफें करते हैं, हम उन माओं में से जो बुराइयां कर रहे हैं। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं भी उन माओं में से हूँ कि बुराई सब अभी ब्रेक में लगे हैं। बुराई कमी करनी चाहिए। मुझे याद है कि मेरा अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा एक रहा लंबे टाइम तक। मुझे लगता है कि आप नो कमेंट्स is like far better instead of saying wrong things. अच्छा, आपके अम्मा अब्बा क्या कहते थे? आज तो आपको टीवी पे देख के बहुत मुझे नहीं पता देख रहे हैं या नहीं देख रहे। नहीं तो आज आप नहीं, वो हार्डली देखते हैं अभी भी। अच्छा, बताएं तो क्या किया, किस बात पे आपसे हो रहा था? नहीं, वो मोस्टली ये रहता था कि अगर वो बहुत सारी गैदरिंग्स बैठी हुई, मेरे बाबा जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, तो वो वहाँ पे बड़ा कॉमन होता है, सारे फैमिलीज बैठी हुए हैं, बच्चे हैं, तो अब कुछ लोग अपने बच्चों की तारीफ किए जा रहे हैं। ये बेचारी, अब मुझे पता है उसके साथ में DC ग्रेड आ रही है, सारा दिन किताबों में मुंह दिए बैठी रहती है, उसने अंदर डाइजेस्ट रखा है भाई। अच्छा, हमारे कैसे तो मजे में बोलता है वाकई इस बात पे। ये हाँ पढ़ लेती है अपने हिसाब से, लाइक ठीक है। ये क्या? अच्छा, अगर पोजीशन आ गई है तो वो लोग कहते फिर है, मैं और मेरा बड़ा भाई एक ही स्कूल में थे एंड वी ऑलवेज गॉट पोजीशन, तो वो आ गई है तो अच्छा आ गई है, ठीक है। लाइक बहुत ज्यादा वो, और मुझे बड़ा फील होता था कि बाकी लोग इतनी लंबी लंबी छोड़ हैं, आप भी थोड़ी मतलब उसमें कोई पार्टिसिपेट करें, कोई उस कंपटीशन में आए, एंड दे वर नेवर लाइक दिस, एंड नाउ आई रियलाइज कि वो बहुत अच्छा एक चीज रही। और एक चीज ये भी है कि सर पे नहीं आई ना बात, कभी भी सर पे नहीं आई। और एक चीज है कि जब जब उन्होंने मेरी तारीफ की तो मेरे लिए वो चीजें अभी तक, वो लफ्ज मुझे अभी तक याद है। अब ये होता है कि आप चूंकि सारा दिन लगी हुई हैं तो बच्चे को आपके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब मुझे याद है कि मेरे फादर ने कब मेरी तारीफ की या मेरी अम्मी ने कब की, तो वो क्या वर्ड्स है, तो वो बड़े वैल्यूबल है मेरे लिए और बड़े सेंटिमेंटल मोमेंट्स मुझे याद है। आजकल अगर आप बच्चे से पूछते कि मम्मा को आपका क्या अच्छा लगता है, मम्मा को तो मेरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता, या मम्मा तो मेरी कभी तारीफ नहीं करती, वो तो मुझसे कभी, तो ये नहीं था। वो खुश बहुत होते थे और प्राउड भी बहुत होते हैं, एंड स्टिल अभी भी हो सकता है देख लो तो होते हैं मेरे अम्मा पापा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इट्स लाइक नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हैं और सारे बच्चों की है, तो बहुत बड़ा है उनके लिए, एक फ़ख्र का मोमेंट होता है। लेकिन ये कि अभी भी वो बड़े पर्टिकुलर तरीके से तारीफ करते हैं। मैं अभी भी अम्मी से अब फील नहीं होता, मैं अम्मी को ये कहती हूँ कि अब हमें बुरा महसूस नहीं होता कि आप कब कम तारीफ करती हैं,
लेकिन ये कि वो बड़े चूजी, और ये एक अच्छी बात होती है। अच्छी बात है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मैं फैमिली वगैरह ठीक है आपकी? जी फैमिली भी ठीक है और ये चारों एक्सपर्ट भी बिल्कुल ठीक हैं जो हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आपके अम्मा अब्बा ने कितनी तारीफें की हैं आपकी? जी आपको पता है माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद के बारे में जितना भी बोल दे उतना ही कम है। अक्सर औलाद, यही तो हम कह रहे हैं कि ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए अम्मा अब्बा को कि जितना बोलो कम है। नहीं, फिर माँ बाप तो देखिए ना अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, उन्होंने तो तारीफ करनी है ना अपने बच्चों की। आखिर एक माँ। अच्छा आप एक बात बताओ शिराज, आपकी अम्मी आपकी सबसे ज्यादा तारीफ क्या करती हैं? सबसे ज्यादा तारीफ ये करती कि मैं अपनी मम्मा का हर कहना अपनी अम्मी का मानता हूँ। मसलन घर में अगर मसलन मेरी अम्मी की तबीयत खराब भी है ना, सिस्टर वगैरह घर में स्कूल वगैरह में भी शादी चली भी जाती हैं, तो यकीन माने मैं घर के कामों में भी उनका हाथ बटाता हूँ, बर्तन सफाई वगैरह। जेन्युइन तारीफ। हाँ सही तारीफ है। मुझे आप वैसे आवाज से भी बहुत ताबेदार लगते हैं। हाँ जी नुसरत जी, पता है मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना भी मसलन देखें माँ बाप ने हमें उंगली पकड़कर, उनका एहसान तो हम कभी भी नहीं, जिंदगी भर नहीं हम भूलने चाहिए ना। औलाद का फर्ज है कि माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पैरों तले जन्नत है। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है। अगर हम माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला हम खुश हो जाएंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ बहुत अच्छी बात है और ऐसे बच्चों को देखकर माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट आप उनको ये जज्बा रखते हैं कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। वैसे तो माँ बाप कहाँ इतनी खिदमतें करवाते हैं आजकल, कोई मौका ही नहीं देते वो आपको कि आप उनकी खिदमत करें। उल्टा वो कह रहे हैं। हाँ बाकी ये भी सही है कि सारी जिंदगी मुझे लगता है कि माँ बाप एक बाकी ऐसी चीजें हैं कि बिस्तर पे भी हैं तो वही आपको किसी न किसी तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं। ब्लेसिंग है अल्लाह की। अगर आप उनको दुआ कर दें तो आपके दिल के सारा बोझ करवानी चाहिए, क्योंकि ये भी इससे बच्चों को जो है अच्छा लगता है और आपकी दुआएं मिलती हैं। हाँ। आपके दिल से फिर दुआ निकलती है। मैं तो इस पे अभी से अमल कर रही हूँ। वो अम्मा अब्बा ने मेरे नहीं किया, मैं तो करती हूँ। हाँ बच्चों से कहना चाहिए। मैं तो कभी अपने बेटे को कहती हूँ जरा पाँव दबाओ मेरे, आज दुआएं देती हूँ, बड़ा खुश होता है। ये एक एफिलिएशन का भी होता है, ये एफिलिएशन भी होती है कि उसको ये भी फील हो कि मेरी माँ थकी हुई होती है। इनफैक्ट अगर आप कभी परेशान भी हो तो आप अपनी परेशानी बच्चे को नहीं बता सकते ना वो कुछ कर सकता है, बट एटलीस्ट आप उससे जितना शेयर कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अच्छा, जैसे कैलकुलेटिव हो बट होना चाहिए। मैं कभी लेटी हुई थी तो मेरे बेटा आता है मेरे पास, क्या बात है आज क्या परेशान है, सर में दर्द है, वो सर दबाना शुरू कर देगा। अच्छा, हाँ ये कितनी अच्छी बहुत केयरिंग है, बहुत ज्यादा ये फीलिंग बहुत अच्छी। अच्छा कहते हैं लड़के ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने कभी भी तंग नहीं किया बचपन से, कभी भी नहीं किया तंग, तीनों में से कभी भी नहीं किया। चलिए तो शरारती बच्चे होते हैं और होना चाहिए, शरारतें बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। और आप सब जो है उसी ट्रैक पे आ गई कि सब तारीफें शुरू हो गई हैं। आहिस्ता जो है। बट नहीं, मुझे एक बात है कि जब भी मेरी बाहर से कई तारीफ होती है, चीज़ होती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे प्राउड ये फील होता है कि ये सारी तारीफें मेरी मदर के लिए हो रही हैं बेसिकली, बिकॉज उनका ये क्रेडिट है कि आज अगर मैं जिस तरह हूँ और लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरे मुंह पे मुझे भी बोल रहे होते हैं आउटसाइडर्स, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी पेरेंट्स, मेरी माँ और मेरी नानी की उसकी वजह से। फख्र की बात है बिल्कुल, ये माशरे में जाने जाना कि आप फलां के बेटे हो या बेटी हो, ये बहुत आम सी बात है, हर किसी को होता है। बट अगर कोई ये कहता है कि ये आपके वालिदैन और उनको बताता है कि जी आपकी बच्ची या बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है या हम इसको जानते हैं एक अच्छे अल्फाज में, ये वाकई एक फख्र की बात होती है। और इसमें कुछ कहते नहीं है, लाइक मेरे वालिद तो मेरे खैर कभी साथ नहीं रहते, वालदा मेरी शाज़ो नादिर किसी इवेंट पे मेरे साथ अगर जाती हैं, कोई कह रहा होता है तो ना उन्होंने मुझे कभी पलट के कहा कि जी अच्छा था या बुरा था, ना मैं कुछ कहती हूँ, बट आई कैन फील दैट एक्सप्रेशन। यही वाली बात होती है ना कि बचपन में आपको आपके पेरेंट्स की वजह से जाना जाता है, लेकिन आज आपकी वजह से काबिल होने चाहिए कि आपके वालिदैन। ये वही नुसरत के पेरेंट्स। तो वही तरबियत मुझे होता है कि मैं अपने बच्चों को दूं कि अगर कोई उनकी तारीफ करे तो फिर मुझे लगेगा कि मेरी तारीफ हो रही है, वो तरबियत हो, पता चल रही है। और वो तारीफ शख्सियत की हो। मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग किसी को कहते हैं ना आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, बड़े इसके लंबे बाल हैं, बड़ा इसका गोरा रंग है, तो आई वंडर कि आपने किस चीज की तारीफ ऐसे लोग बहुत कम है जो आप कह रही है ना, ऐसे लोग बहुत कम है। ये मुझे भी बहुत फील होता है कि आपको पर्सनैलिटी, आपके बच्चे का रवैया बहुत अच्छा है, आपका बच्चा बड़े प्यार से बात करता है, अगर वो नहीं भी करता होगा ना तो वो उस चीज को पॉइंट आउट हो जाएगा कि मैं करता नहीं, मुझे कहा है, तो एटलीस्ट वो करना शुरू करेगा। और ये है भी, ये जेन्युइनली आप सही कह रही हैं। इवन छोटे बच्चों में भी मैं देखती हूँ
मुझे भी वही बच्चे अट्रैक्ट करते हैं जो बिहेव अच्छा कर रहे होते हैं, जो स्मार्ट से स्मार्ट इन सेंस के दिमाग की बात की तो मुझे बड़ा वो अट्रैक्ट किया कि डिसिप्लिन है। मतलब लोग डिसिप्लिन बच्चों में पैदा करने के लिए पागल हो जाते हैं कि इसको टाइम का पता लग जाए कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस। तो अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी ये पता है, बहुत एक्सट्रीम पे ना हो, बट अगर उसको पता है तो एक ब्लेसिंग है, कि उसके एटीट्यूड में ये डिसिप्लिन है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मेरे ख्याल में हमारा वक्त खत्म हो गया ना, मुझे कुछ बताया गया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब साथ रहे। वैसे जब बच्चों का टॉपिक होता है तो ऐसे मिले जुले ही आपको कमेंट्स मिल सकते हैं। बच्चों को भी बुलाना चाहिए। हाँ, बच्चे क्या सोचते हैं? हाँ, अभी इतने छोटे बच्चे मेरे ख्याल में ज्यादा इस चीज को नहीं, टीन एजर्स जो बच्चे हैं उनसे भी पूछना चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये इन्होंने पहले भी कहा था, ये वाला टॉपिक वैसे हमें करना चाहिए। बच्चों की भी प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स के लिए यार, बहुत पेरेंट्स बहुत गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। वो हम लोग वैसे वक्तन फवक्तन शेयर करते भी रहे हैं। इत्तेफाक भी जब आप उम्रे पे गई हुई थी तो आपके चैनल पे ये शो हुआ था, बच्चों के मसाइल पेरेंट्स के हवाले से नहीं बट टीचर्स के हवाले से थे। तो हम इसे खैर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग आते हैं तो खैर बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं, हम इधर उधर भी निकल जाते हैं, ब्रेक में भी बहुत सी बातें कर लेते हैं। तो खैर तारीफ़ कीजिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, लेकिन आपको अपने बच्चे के बारे में पता है, हम आपको नहीं बता सकते, आप हमें नहीं बता सकते। हर माँ को, हर बाप को अपने औलाद के बारे में पता है, और हर इंडिविजुअल औलाद के बारे में पता है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, बड़ा कैसा है, छोटा कैसा है। आप उनको उनके तरीके से डील करें। और प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि आप अपने बच्चों को ग्रूम करें हर लिहाज से, सिर्फ दिखने के लिए नहीं, हर लिहाज से उनको ग्रूम करें और उनको बेहतर करें। तो आपको बहुत ज़्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है, और कोई बुराई है तो उसको एक्सेप्ट करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मैंने चिकन ज़ीरा ट्राई कर लिया था ब्रेक में, वो बहुत यमी था, उसकी रेसिपी अपलोड कर देंगी, तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। यू टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।